3 जनवरी 2026 कैरिबियन सागर के घने अंधेरे में यूएसएस इवो जिमा से एक स्पेशल ऑपरेशन टीम चुपचाप वेनेजुएला के तट की ओर बढ़ रही थी। तो ये शुरुआत थी एक ऐसे ऑपरेशन की जिसका मकसद दक्षिण अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देना। लेकिन ये जो हमला हुआ, इसकी तैयारी 4 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसे नाम दिया गया था फेज 1 शेपिंग ऑपरेशंस। इस फेज में सीआईए की एक टीम को बहुत ही खुफिया तरीके से वेनेजुएला में भेजा गया। उनका काम सिर्फ एक था, राष्ट्रपति निकोलास मदुरो की हर एक हरकत, उनकी दिनचर्या पर नजर रखना और साथ ही स्टील्थ ड्रोन की मदद से कराकस के पास मौजूद फोर्ट टियोना मिलिट्री बेस का एक एक इंच का नक्शा तैयार करना। और फिर हमले से ठीक पहले यूएस साइबर कमांड ने अपना काम किया। महीनों पहले वेनेजुएला के पावर ग्रिड में जो मैलवेयर प्लांट किया गया था, उसे एक्टिवेट कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि राजधानी कराकस और फोर्ट टियोना बेस में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। वेनेजुएला का पूरा कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम, आप कह सकते हैं, ठप पड़ गए। रात के 2 बजे थे जब मुख्य हमला शुरू हुआ। सेना की एलीट 160वीं नाइट स्टॉकर्स यूनिट के 11 हेलीकॉप्टरों ने 300 से ज्यादा स्पेशल ऑपरेटर्स के साथ उड़ान भरी। यह एक बहुत ही डेयरिंग हवाई मिशन था। दुश्मन के रडार से बचने के लिए यह हेलीकॉप्टर समंदर की सतह से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए तट तक पहुंचे और फिर वहां से फोर्ट टियोना तक 10 मील का जमीनी सफर भी तय किया। अब यह मिशन कितना जोखिम भरा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फोर्ट टियोना कोई आम मिलिट्री बेस नहीं था। यह अपने आप में एक किला था। इसके कंक्रीट के दरवाजे बेहद मजबूत थे। पहाड़ों के अंदर पिल बॉक्स बनाए गए थे और 5000 ट्रेन्ड सैनिकों की एक पूरी गैरिसन इसे लगभग अभेद्य बनाती थी। जैसे ही ऑपरेटर्स जमीन पर उतरे, उन्होंने उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जो मादुरो के ही किसी करीबी से मिली थी। टीम सीधे उस सिक्योर कंपाउंड की तरफ बढ़ी जहां मादुरो ने एक सील बंद पैनिक रूम में पनाह ली हुई थी। लेकिन ऑपरेटर्स पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने एक्सप्लोजिव चार्ज और स्पेशल आरी की मदद से स्टील के उस मोटे दरवाजे को भी काट डाला। और इस सब के बीच बाहर आसमान में MH-60 डायरेक्ट एक्शन पेनिट्रेटर हेलीकॉप्टर मौजूद थे। ये हेलीकॉप्टर भारी हथियारों से लैस होते हैं और इनका काम ही जमीनी सैनिकों को कवर देना होता है। उन्होंने लगातार फायरिंग जारी रखी ताकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल गार्ड का कोई भी रेजिस्टेंस बना भी न सके। इसी हवाई कवर की वजह से जमीनी टीम बिना किसी रुकावट के अपना काम कर पाई। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स को मादुरो उनके निवास में ही मिल गए। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को हिरासत में ले लिया गया। उनके हाथ जिप टाई से बांधे गए और उन्हें बाहर इंतजार कर रहे हेलीकॉप्टरों की तरफ ले जाया गया। लेकिन देखिए, मादुरो को पकड़ना तो मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था। असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, उन्हें वेनेजुएला के एयर स्पेस से सुरक्षित बाहर निकालना। और इसके लिए एक दूसरा बहुत बड़ा हवाई अभियान साथ साथ चल रहा था, जिसमें लगभग 150 अमेरिकी विमान शामिल थे। तो इस हवाई अभियान की जो स्ट्रैटेजी थी, वो थी एक सोची समझी अफरा तफरी पैदा करना। ला गुएरा बंदरगाह, ला कार्लोटा एयरबेस और कई बड़े मिलिट्री ठिकानों पर एक ही समय पर हमले किए गए। इसके 2 मकसद थे। एक, वेनेजुएला की मिलिट्री लीडरशिप को कंफ्यूज करना और दूसरा, उनके एयर डिफेंस को तबाह करके हेलीकॉप्टरों के निकलने के लिए एक सेफ कॉरिडोर बनाना। यह हवाई बेड़ा अमरीकी एयर पावर का एक जबरदस्त नमूना था। F-22 रैप्टर्स और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स ने दुश्मन के डिफेंस में पहली सेंध लगाई, तो वहीं B-1 बॉम्बर्स ने जमीनी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इनके साथ रडार जैम करने वाले विमान ये सुनिश्चित कर रहे थे कि वेनेजुएला का कमांड अंधेरे में ही रहे। इस कोऑर्डिनेटेड अटैक ने आसमान पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल स्थापित कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन का एक बहुत ही अहम मकसद था वेनेजुएला के एडवांस्ड रशियन S-300 और बुक एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो गया कि ये मिसाइल बैटरियां पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, जिससे अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के लिए कोई हवाई खतरा बचा ही नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल है जो मिलिट्री एनालिस्ट्स को आज भी परेशान करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के पास हजारों की तादाद में कंधे से दागे जाने वाले मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम थे, तो फिर एक भी अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया क्यों नहीं जा सका? अब इस सवाल को लेकर कई थियरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी ये है कि ये एक तरह की नेगोशिएटेड एग्जिट थी, यानी बातचीत से तय की गई निकासी, जिसमें मादुरो ने सरेंडर के लिए पहले ही हामी भर दी थी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सेना के किसी बहुत बड़े अधिकारी को पैसे देकर चुप करा दिया गया था और उसी ने अपने सैनिकों को कोई एक्शन न लेने का आदेश दिया।
हालांकि तीसरी और सबसे वजनदार थ्योरी है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी की। अमेरिकी हेलीकॉप्टर डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी DICM जैसे एडवांस सिस्टम से लैस थे। ये सिस्टम करता क्या है? ये आने वाली मिसाइल के हीट सीकिंग हेड पर एक लेजर बीम दागता है और उसे एक तरह से अंधा कर देता है। नतीजा, मिसाइल अपने टारगेट से भटक जाती। खैर, वजह जो भी हो, नतीजा साफ था। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। मादुरो को सुरक्षित USS इवो जिमा पर पहुंचा दिया गया और इस पूरे मिशन में एक भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई। मादुरो के पकड़े जाने के साथ ही कराकस में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया। वेनेजुएला की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि देश की कमान अब किसके हाथ में है। अब फिलहाल डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। सार्वजनिक तौर पर तो वो अमेरिका के खिलाफ बहुत सख्त बयान दे रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वेनेजुएला के तेल एक्सपोर्ट पर लगी अमेरिकी नेवी ब्लॉकेज की वजह से उनकी सरकार पर बातचीत करने का जबरदस्त दबाव है। वेनेजुएला की आम जनता में इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग एक तानाशाह के जाने का जश्न मना रहे हैं और उन्हें बेहतर आर्थिक भविष्य की उम्मीद है। वहीं एक बड़ा तबका इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद और अपनी संप्रभुता पर हमला मानकर गुस्से में है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता में जी रहे हैं। तो अब मादुरो का क्या होगा? उन्हें अमेरिका लाया जा चुका है, जहां न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा।